नमस्कार संदीप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं और हिंदू नव वर्ष की भी शुभकामनाएं। आने वाला साल हम सब के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत ही कल्याणकारी हो। ठीक। संदीप जी, ये बताइए कि धुरंधर 2 फिल्म क्या आई कि मुझे तो हर तरफ से यही गाना सुनाई दे रहा है, हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। यहाँ जो सेकुलर जमात है उसको मिर्ची लगी हुई है। सेकुलर जमात का एजेंडा चलाने वाले जितने भी सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हैं उनको मिर्ची लगी हुई है, और पाकिस्तान में तो मिर्ची लगी ही हुई है। तो ये फिल्म तो जो आदित्य धर सीक्वल 2 लेकर आए हैं, ये तो और भी गदर मचा रही है। मैम, लोग कंपेयर करेंगे ऑफ कोर्स पहली फिल्म से। साफ साफ कहूं, 10 गुना बेहतर, 10 गुना बेहतर मिनिमल अनुभव में, एक्सपीरियंस में। ये फिल्म अपने आप में एक शानदार अनुभव है। हॉल में देखें लोग। और मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा कि हम प्रयास करेंगे कि हम स्पॉइलर फ्री रखें फिल्म की। कोई ऐसी बात ना करें जिससे आपका मजा खराब हो। पर यह फिल्म पर थोड़ी सी बातचीत जरूरी है, क्योंकि आप जरूर जाकर देखें, चाहे जैसे जाकर देखें। रात के 3 बजे का शो मिल रहा है, वो भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 7 बजे घर आइएगा, बट देन प्लीज गो एंड वॉच। और सेकुलरिज्म के साथ जो इस फिल्म ने किया है, मैम, बॉलीवुड ने 1940 से जो सेकुलरिज्म परोसा, आप समझ लीजिए जावेद अख्तर की जिंदगी खा गए ये लोग, जिंदगी भर का काम खा गए। क्योंकि जावेद अख्तर की स्क्रिप्ट और उसकी जो फिल्म मेकिंग, उनके जो डायरेक्टर के साथ वो रहे, उन्होंने अपने स्किल्स से, क्राफ्ट से हमें सेकुलरिज्म परोसा। इस पिक्चर ने 4 घंटे में उस पूरे सेकुलरिज्म की ऐसी की तैसी कर दी। क्यों? क्योंकि यह फिल्म पाकिस्तान की तो असलियत दिखाती है, पाकिस्तानी राजनीति की असलियत दिखाती है, और भारत के अंदर रह रहे पाकिस्तानियों की भी असलियत दिखाती है। इसमें डाउट नहीं है कि पहली वाली फिल्म पूर्णतः पाकिस्तान में शूट, मतलब पाकिस्तान का ही पूरी कहानी दिखा रही थी, वहां का अंडरवर्ल्ड, वहां का। अच्छा, सबसे मेन बात, अगर किसी को रहमान डकैत की याद आ रही है तो भाई साहब, आप इस फिल्म में 4 घंटे में आपको रहमान डकैत या अक्षय खन्ना की 1 सेकंड की याद नहीं आएगी। ये फिल्म इतनी तेजी से आगे बढ़ती है। और सबसे बात है ना कि एडिटिंग क्या शानदार है, क्या चैप्टर्स में तो है डिवाइडेड, पर बिल्कुल। जहां फिल्म ऐसा नहीं कि सिर्फ रोलर कोस्टर चल रही है या एक्शन सीक्वेंसेस ही हैं, नहीं। कहीं फिल्म ठहरती है, रुकती है, परिवार दिखाती है, आपको रुलाती भी, इमोशंस भी हैं फिल्म में। तो ये आप कह सकते हैं कि इस फिल्म में सब कुछ है, ड्रामा है, एक्शन है, रोमांस जाया नहीं है, ठीक है, जो जरूरत होती है उतनी है। जी मैम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस फिल्म में पहली फिल्म के मुकाबले बहुत ज्यादा दर्शकों को बांध कर रखने की कैपेसिटी है। पहला तो ये कि मैं ये जरूर चाहूंगी कि इस फिल्म में जिस तरह से भारत के अंदर बैठे पाक प्रेमी कैसे भारत को कमजोर करने का काम लगातार कर रहे हैं, उसकी बहुत अच्छे तरीके से पोल पट्टी खोली गई है। और सबसे दिलचस्प जो मुझे लगा कि कैसे नोटबंदी पर जो लोग आंसू बहा रहे थे, इस फिल्म को देखने के बाद सबको समझ में आएगा कि नोटबंदी क्यों की गई, 2016 में ही क्यों की गई, और सच में उसके तार कैसे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। यूपी इलेक्शन से पहले क्यों की गई? सबसे जरूरी बात की, यूपी इलेक्शन से जस्ट पहले क्यों की गई? क्योंकि यूपी इलेक्शन जितना भारत के लिए महत्वपूर्ण था 2017 का, पाकिस्तानियों के लिए, और यहाँ यूपी का जो माफिया दिखाया गया है वो किस प्रकार से, अब यूपी की राजनीति जिन माफियाओं को दिखाया गया, उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ में कुत्ते के साथ हाथ हिलाते हुए फोटोज हैं रियल वर्ल्ड में। मैम, आप तो पत्रकार हैं और आपने वो पूरा दौर बहुत कायदे से देखा है। हम लोग भी यूट्यूब पे चूंकि बातचीत करते हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी रखने का प्रयास करते हैं। पर आम जनता को पूरे सिलसिलेवार तरीके से, जो पिछले 15 साल से हम लोग जी रहे थे, सन 2004 से या उससे पहले से भी, जो भारत पे हमले हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, कौन कर रहा था, और अभी तक उसका बदला कैसे लिया गया, जो हम लोग का लिविंग एक्सपीरियंस है, वो पूरी तरह कनेक्ट द डॉट करते हुए फिल्म में आपको दिखाया गया है। और तब आपका चेहरा जो है और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये हमारे साथ हो रहा था। इसीलिए ये फिल्म का अनुभव नेक्स्ट लेवल जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक काल्पनिक दुनिया में नहीं ले जा रही है, फिक्शनल तरीके से आपको आपके अपने लिविंग एक्सपीरियंस, इमीडिएट लिविंग एक्सपीरियंस, नॉट वेरी फार की 50 साल पुराना, 10 साल पुराना लिविंग एक्सपीरियंस आपको दोबारा वापस आपको रिलीव करके देती है, और वो एनहेंस करके देती है वो पूरा अनुभव। अगेन आई एम ट्राइंग टू बी वेरी स्पॉइलर फ्री। फिल्म में एक
चरित्र है उसका पूरा बैकड्रॉप दिखाया गया है, कहाँ से आता है उसका। और सबसे मेन बात दर्शकों आपको बताऊं, आपको जहां लगे कि फिल्म खत्म होने वाली प्लीज उठिएगा नहीं। फिल्म में एक के बाद क्लाइमैक्स, फिर क्लाइमैक्स अल्ट्रा, फिर क्लाइमैक्स प्रो, फिर क्लाइमैक्स प्रो मैक्स भी है। तो कृपया क्रेडिट्स के साथ अंत तक बने रहें, बैठे रहें, कहीं ना जाएं, कुछ न छोड़ें, ये बड़ा आवश्यक है जी। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है कि सब्र के साथ देखा जाए, क्योंकि 4 घंटे कैसे बीत जाते हैं थिएटर में, ये पता नहीं चलता। मैंने खुद ये फ़िल्म बुधवार रात 10:30 बजे के शो में देखी है नोएडा में, और 3:15 बजे घर आई हूँ। लेकिन उन 4 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि कहीं कोई बोरियत हो रही है, कहीं कोई प्लॉट छूट रहा है, क्योंकि सीक्वेंस इस तेज़ रफ्तार से होते हैं। और वो जितने भी सीक्वेंसेस में दिखाए गए हैं, भले ही शुरुआत में कहा गया और डिस्क्लेमर में कि काल्पनिक है, कुछ ऐसा क्या है, सत्य घटनाओं से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लिबर्टीज ली गई हैं। लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो इस फिल्म में जो बहुत सारे हादसे दिखाए गए हैं, बहुत सारी घटनाएं दिखाई गई हैं, अननोन गनमैन है जो दिखाया गया है, उससे आप खुद को जोड़ लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये तब क्यों हुआ था, इसकी वजह क्या थी, और भारत में क्यों नोटबंदी करनी पड़ी थी। और उस वक्त जो सेकुलर जमात, खासतौर पर कांग्रेस, जिस तरह से रोते बिलखते थे उनके युवराज अपनी फटी हुई जेब लेकर जो घूम रहे थे, वो दर्द क्यों था, वो दर्द भी आपको इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे क्रॉस बॉर्डर फेक करेंसी भारत में आकर भारत को खोखला कर रही थी, जो 2016 के बाद अब नहीं हो पा रहा है। मैम 2014 का भी जो एक सीक्वेंस है, जब हम लोग ने तो देखा है वो कि जब मोदी जी शपथ ले रहे थे, वह सीक्वेंस भी है फिल्म में कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसमें ना हॉल में, सिनेमा हॉल में, जहाँ पे सब ये लोग हैं, जहाँ पे मतलब जो रिक्लाइनर्स वाली सीट्स होती हैं वो सब, वहां पे लोग सीटियां बजा रहे हैं। और उसमें एक डायलॉग है, मैं ये डायलॉग तो देना आवश्यक है कि बहुत तुम लोगों ने जो है पैसा खर्चा किया, अमेरिका डॉलर भर भर के सेकुलर लोगों, जो कि अब कह रही सेकुलर कांग्रेसी जमात ने, कि इसको रोकने के लिए 2014 में से एनजीओ के माध्यम से पैसा डाला, डॉलर डाला, सेकुलर लोगों को ये किया वो किया, बहुत फंड किया, फिर भी ये चाय वाला जीत गया। और ये बात कहाँ कही जा रही है, कितनी तड़प, कितने दुख, कितने दर्द के साथ कही जा रही है, पाकिस्तान में। और सबसे मेन बात मैं बताऊं, पाकिस्तान की राजनीति के अंदर की जो गंदगी है वो उन्होंने दिखाई है। या इसको मैं थोड़ा सा एक और लेवल पर लेके जाऊंगा, शायद आपके दर्शकों को बुरा लगे, आई डोंट नो, मतलब इस्लामिक राजनीति क्या होती है ये दिखाई है कि जब एक इलाका पूरी तरीके से एक इस्लाम के कब्जे में आ जाता है, वो फिर अंदर कितना पावर स्ट्रगल करता है। उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी वहां की जनता होती है। उनके पास कुछ नहीं है जनता को देने को, सिर्फ वो लूट तंत्र मचा रखते हैं और आपस में ही एक दूसरे को मारते पीटते काटते रहते हैं, चाहे वो लियारी गैंग हो, चाहे वो टॉप लेवल का आईएसआई ऑपरेटर्स हो। और सबको अपनी भूमि बेचनी है, सबको अपना देश बेच देना है, यह भी है, नीचे से लेकर ऊपर तक। और सिर्फ बेवकूफ बनाना है। बेवकूफ बनाने का भी सीन दिखाया है कि कैसे मतलब एक मजहब का नाम लेके कैसे बेवकूफ बनाया जाता है पूरी पब्लिक को, मजहब का नाम लेके। तो अच्छा, एक्सपीरियंस ऐसा कि म्यूजिक लिरिक्स, सीन में लिरिक्स आपको समझ में आते हैं कि ये लिरिक्स जो है सीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना इंटरट्वाइंड है, कितना उससे मतलब उस सीन में जो चल रहा है वो लिरिक्स आपको समझ दिखता है। आपको समझ में नहीं आता कि ये लिरिक्स पहले लिख, ये गाना उठाया गया, उस पर सीन बनाया गया, सीन कहानी से बाहर नहीं है। तो ये कैसे किया गया, ये वंस इन अ लाइफ टाइम चीज है जो आदित्य धर ने क्रिएट कर दी है, वंस इन अ लाइफ टाइम है इसमें। मतलब आई होप ही डज बेटर, ही विल डू बेटर, इसमें कोई डाउट नहीं जी। देखिए, उनको लेकर जिस तरह से कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वो राम गोपाल वर्मा है या मधुर भंडारकर है, तरुण है, जो अल्लू तरन, अर्जुन, हाँ, ये सब लोग जिस तरह से लिख रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि ये सिनेमा एक अलग लेवल का है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही ना कि चाय वाला को लेकर दर्द पाकिस्तान में था, चाय वाला को लेकर जो उत्तर प्रदेश का माफिया था वो भी जेल के अंदर बैठ के कैसे बोल रहा था, चाय वाला ने तो हमारा क्या कर दिया है। तो आप सोचिए कि किस तरह से पाकिस्तान में तब से कोहराम मचा हुआ जब से नरेंद्र मोदी आए हैं 2014 से। और मुझे तो ये चीजें उस फिल्म में सबसे अच्छी लगी कि जो सीक्वेंस है, ऐसे आजकल जीएफएक्स का बड़ा इस्तेमाल होता है, बताते हैं कि बड़ी बड़ी टेक्निक का, लेकिन इस फिल्म में जितने भी सीन हैं धमाके के, मारपीट के, वो सारे कितने ओरिजिनल लगते हैं। कहीं लगा आपको कि वो जीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया हो? मैम रत्ती भर नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ सेट्स। आपको जब सेट दिखता है तो आपको जो
पहली फिल्म में तो चले लियारी का सेट है, उसके बाद पाकिस्तान, अब देखिए जहाँ गरीबी दिखाई है, जहाँ पे वो सब है वो तो दिखाया ही, जहाँ पे बेतरतीब, जब महल दिखाया है, ओफो क्या महल दिखाया है, शानदार महल, मतलब वैसा सेट मुझे लगता है आखिरी टाइम भारत में भी कई सारी फिल्मों में देखने को नहीं मिला। तो वो सेट्स में कोई कमी नहीं है, एक पैसे की नहीं है, एवरीथिंग इज बीइंग फिल्म्ड रियल टाइम, रियल सेट्स पर शूट किया गया है। एंड का क्लाइमेक्स सीक्वेंस है। और एक लाइन तो मैं और दूंगा, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बोला था, मेटाफर्स इतने ज्यादा फैलाए हुए हैं, डिटेलिंग में लोग चर्चा करेंगे, अभी हम लोग वाकई में बात ऑफ मतलब लोग फिल्मों के बारे में ऑनलाइन बात नहीं कर रहे क्योंकि किसी का मजा नहीं खराब करना चाहते, पर जब फिल्म 10-15 दिन हो जाएगा, जब फिल्म काफी लोग देख लेंगे, तब दुनिया में सिर्फ दो ही किस्म के लोग बचेंगे, एक जिन्होंने धुरंधर 2 देखी होगी और एक जिन्होंने धुरंधर 2 नहीं देखी होगी। मेटाफर्स इतने, डिटेलिंग इतनी इतनी बात करने को है फिल्म के बारे में। एक लाइन जरूर बताऊंगा, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बोला था, 1-2 साल हो गया, कि भारत में केरोसिन बिखरा हुआ है और आग लगाने की देरी है, कुछ लोग माचिस लेके हों, कुछ इस तरीके का डायलॉग बोला था। वह भारत में केरोसिन का इस्तेमाल होना बहुत पहले बंद हो चुका है, ठीक है, वो सिर्फ आर्मी के कुछ लोग यूज करते हैं, वो भी हाई अल्टीट्यूड्स पे करते हैं। केरोसिन इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, ये टूल किट मिली थी पाकिस्तान से, ये शब्द मिला था पाकिस्तान से, और केरोसिन का जो उपयोग किया गया है पिक्चर में, आप वो देखने लायक कि उस केरोसिन जो भारत में फैलाने की कोशिश हो रही थी, उस केरोसिन के साथ पाकिस्तान में क्या किया गया है। अद्भुत सेट्स, अद्भुत एक्सप्लोजन्स, अद्भुत स्टाइल, और कहीं ये नहीं है कि हीरो जो है आपका फर्जीवाड़ा स्टाइल मार रहा है, उसका स्टाइल लगता है आपको उसमें। अच्छा, सबसे मेन बात अंजू जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि आर्मी पर इंटेलिजेंस पर और हमारी जो जितनी भी सीआरपीएफ हो या पुलिस हो, उस पर हमें गर्व है क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करते हैं। यह फिल्म आपको उस इंसान के करीब लेकर जाती है जो इंसान आपकी रक्षा कर रहा है, और फिर आपको यह सोचने पर मजबूर करती है, मेरा विचार, कि ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वो इंसान बन रहे हैं, हम वो समाज बन रहे हैं जिस पर हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस को गर्व हो कि हाँ, हम सही समाज और सही लोगों की रक्षा कर रहे हैं। ये कम से कम हमारा दायित्व तो बनता है। यह फिल्म देख के मुझे इतना समझ। जी बिल्कुल। और देखिए इस फिल्म में जिस तरह से भगवत गीता का एक श्लोक लिखा गया शुरुआत में, उस पर भी बवाल हो गया है। सेकुलर जमात कह रही कि फिल्मों में रिलीजन कब से आने लगा? क्यों? फिल्मों में रिलीजन था कब? नहीं। हिंदू देवी देवताओं को गालियां निकालने का चलन और उनका अपमान करने का चलन तो बॉलीवुड की सारी फिल्मों में रहा है। पंडित को कैसे दिखाते थे और पादरी को कैसे दिखाते थे, मौलवी को कैसे दिखाते थे। और सेकुलर जमात जो इस फिल्म से इस वक्त खार खाए बैठी, जिनको मिर्ची लगी हुई है, वो ये फरमा रहे हैं कि रिलीजन पे क्यों बना दी ये फिल्म। बताइए, इसमें रिलीजन था का? मैम, फिल्मों में सदैव ये दिखाया गया, बॉलीवुड की फिल्म, वही कह रहे हो, जावेद अख्तर का सेकुलरिज्म, कि 5 वक्त का नमाजी है तो बहुत शानदार आदमी है और झूठ नहीं बोलेगा, बेईमानी नहीं करेगा। और इस फिल्म में जितने बेईमान हैं, जितने मक्कार हैं, जितने झूठे हैं, जितने आतंकवादी हैं, सब बैठ के बढ़िया नमाज पढ़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ जो है 5 वक्त का नमाजी, ये जो हम लोग के दिमाग में बिठा दिया गया ना कि बहुत शानदार व्यक्तित्व होते हैं, इनसे वाहियात कोई नहीं होता है और इनसे ज्यादा इस्लाम को परेशान कोई नहीं, सॉरी, अपनी जनता को परेशान करने वाला। भाई जितने थे मरकज में, मदरसे में, वहीं तो शूट हुई है फिल्म, कि वो उनका क्या इस्तेमाल होता है। मदरसों में नीचे हथियार रखे हैं, ये पूरे भारत को पता है, किसको नहीं पता है? तो पाकिस्तान में भी रखा रहता है। मुरीदके का नाम लिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर में मुरीदके के साथ क्या किया गया, क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि तुम्हारे सारे हथियार, तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारा सब कुछ वहीं से हो रहा था। ये जितने, आप सोचिए, हाफिज सईद, हाफिज किसको कहते हैं? जो कुरान की डिक्शनरी होता है हाफिज, उसको हाफिज और मौलाना में फर्क है। हाफिज वो है जो कुरान को कभी भी किसी भी समय कोट कर सकता है, उसको याद रहती है, वो कोट कर सकता है और उसकी डिग्री मिलती है बकायदा, सबको नहीं मिलती। इनका सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? हाफिज सईद। तो क्यों नहीं जोड़ा जाएगा जब दुनिया का सत्य यही है? फिर वही कह रहा हूँ, हमको फिल्मों में, अच्छा, सबसे मेन जो काम किया है, जो वाईआरएफ और स्पाई यूनिवर्स दिखाया गया है, जो ये यशराज वाली, शाहरुख खान, सलमान खान और टाइगर जिंदा और ऋतिक रोशन, वार 2, वार 1 पता नहीं क्या क्या आता है, कि रॉ का एजेंट जो है, रॉ ने छोड़ दिया, भारत ने छोड़ दिया, तो रॉ का वो एजेंट जो है अब इंटरनेशनल आतंकवादी हो गया है, वो पाकिस्तान को भी परेशान करना चाहता है, भारत को भी परेशान। ये जो फर्जीवाड़ा जो हमें बताया जा रहा है, सैकड़ों करोड़ की फिल्में इन लोगों ने बनाई है ये फर्जीवाड़ा परोसने के लिए। फिल्म के क्लाइमेक्स में इस नैरेटिव की भी ऐसी की तैसी कर दी गई है। ठीक है, भारतीय रॉक क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, उसका भी क्लियर कट सारे कारण बताए गए।
और आप सोचिए मैम कितना कुछ समेटा गया, खालिस्तानी एंगल समेटा गया, यूपी माफिया एंगल समेटा गया, ड्रग्स का एंगल समेटा गया, और क्या कहते हैं 1971 बांग्लादेश वाला एंगल कितना शानदार समेटा गया, आईएसआई समेटा गया, बड़े साहब भी समेटे गए। बड़े साहब आधे लोगों को अंदाजा है कौन है, पर देखना बड़ा आवश्यक है। और बड़े साहब को मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस आदमी को जिस तरीके से दिखाया गया है वह देखना आपको इतना सुख देता है कि आपको मजा आ जाएगा। जी बिल्कुल, बड़े साहब तो पहले बने हुए थे ना धुरंधर की पहले सीक्वल से लेके अब तक, तो बड़े साहब को देखना होगा तो सिनेमा हॉल में ज़रूर जाइएगा। और बड़े साहब किस कंडीशन में दिखते हैं, किस हाल में दिखते हैं और उनका वो हाल कैसे हुआ, वो भी देखना बहुत दिलचस्प है। क्योंकि उनकी खबरें तो बहुत आती रहती हैं, तो अब मैं आगे नहीं बोलूंगी। तो बड़े साहब को देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाइए, और उनकी दुर्गति करने के लिए भी क्या कुछ किया गया है भारत द्वारा, वो भी देखना दिलचस्प है। और एक चीज और है, आपने सही कहा कि अभी तक हम जितने भी ये सिपाही वाली फिल्में देखते हैं उनमें थी वो आईएसआई की फीमेल एजेंट है, उसकी इश्कबाजी हो गई रॉ के एजेंट के साथ, फिर दोनों साथ साथ भाग लिए, ये सब दिखाया जाता है ना। लेकिन इस फिल्म में जो आपको दिख रहा है धुरंधर, रणबीर सिंह, आप जब उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा सही मायने में हमारे देश की रक्षा करने वाले कैसे काम करते हैं। और ये बात आपको याद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद ये स्वीकार कर लिया था कि बलूचिस्तान में तो हमारे लोग काम कर रहे हैं। और हामिद कर्नल अंसारी शेख में बैठ के। ने हामिद से अंसारी जो 2 बार इस देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद एक तो उनको डर लगने लग गया इस देश में, और दूसरे उन्होंने जब वो राजदूत रहे थे तब उन्होंने हमारे जितने भी रॉ के एजेंट्स थे उनके अते पते सब जगह बांट दिए थे और मरवा दिया था। तो 2014 में जब पीएम मोदी आए थे उससे पहले वो नेटवर्क पूरा ध्वस्त हो चुका था। वो नेटवर्क बाद में तैयार किया गया है। तो ये जो पिछले 10-15 सालों में जो कुछ हम देख रहे हैं 2014 के बाद पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बदला अब लिया जा रहा है। पहले तो हमारे पर हमले ही होते रहते थे। राहुल गांधी कहता था ना 2013 में, सारे आतंकवादी हमलों को नहीं रोका जा सकता। लेकिन अब इस फिल्म में दिखाया है कि पिछले 2014 से लेकर अब तक जो बदला लिया जा रहा है वो कैसे ले रहे हैं, हमारे लोग कैसे ले रहे हैं, कहां कहां तक घुसे हुए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैम जब मेरे यहाँ गौरव गोगोई बिका हुआ है उसको हेमंत बिश्वा शर्मा जी क्लियरली कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंट है, यहाँ के संसद में सवाल पूछ रहा है, यहाँ के सांसद जो तृणमूल कांग्रेस से जाती हैं वो अपना आईडी पासवर्ड क्वेश्चन आंसर पता नहीं किसको दुबई में दे आती हैं। तो जब मेरे यहाँ के लोग बिके हुए हैं तो भाई सामने वाले का भी हम खरीद सकते हैं, हमारे पास बशर्ते पैसा हो। जो अपने रॉ एजेंट्स की बात की, इंद्र कुमार गुजराल ने पूरा रॉ का नेटवर्क खत्म किया था। हम जब अपने इलाके का सांसद चुनते हैं सिर्फ अपने के सांसद साहब से हमारा काम हो जाएगा, तो कौन पीएम बनेगा और वो पूरे देश का क्या बेड़ा गर्क करेगा आपको समझ में नहीं आता। आपको देश का नेतृत्व चुनना है, अपने यहाँ का सांसद मत चुनिए। ये हमको भी समझाया जा रहा है कि भाई हमारे यहाँ के नेता जो है यूपी वाले, ये लोग किन लोगों को फ्री हैंड देते थे, उन लोग को फ्री हैंड देते थे जो पुलिस वालों को जिंदा उनकी खाल खींचकर उनकी लाश टांग देते थे। इस टाइप के लोगों के साथ जो संबंध है हमारे नेताओं के, उत्तर प्रदेश में आज भी वो नेता है, आज भी वो बहुत बड़ा विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है। ऐसे लोगों को हम क्या चुने? और हम क्या, मैम मंजू जी, क्या हम भारतीय इतने गए गुजरे हैं कि ये मतलब नेताओं के अय्याश बच्चे हमारे नेता बनेंगे? नेताओं के अय्याश बच्चे, गौरव गोगोई, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए 20% मुसलमान वोट बैंक मिल जाता है और उसके बाद जो है ये बैठ के हमारे साथ हमारा क्या व्यवहार करते हैं, हमारे पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क कर देते हैं। 7 साल 9 साल में उत्तर प्रदेश का क्या से क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये तो हम पहले भी डिजर्व करते थे, तो आज हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने प्रदेश का नेतृत्व चुना है। और सबसे बड़ी बात, इस्लामिक सत्ता कैसी होती है और हिंदू सत्ता कैसी होती है, इसमें आपको बहुत क्लियर कट डिफरेंस आज के समय में दिखेगा। इस्लामिक सत्ता का उदाहरण धुरंधर में देखिए और हिंदू सत्ता का जो है उत्तर प्रदेश में देखिए। और फिर इस फिल्म ने जो भारत के अंदर बैठा इकोसिस्टम है जो बिल बिला रहा है, अभी अभिसार शर्मा का भी एक वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पर चल रहा है, बहुत परेशान है, प्रोपेगेंडे वाली फिल्म है, कुछ नहीं है उस फिल्म में, काहे को देखने के लिए जाना है, कितनी मिर्ची लगी हुई, कितना परेशान है वो इकोसिस्टम इस वक्त। क्योंकि इस फिल्म ने तो बुधवार को तो ये रिलीज नहीं हुई थी ना, पेड प्रीव्यू था ना उस फिल्म का, उसमें ही 200 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है ये फिल्म। और आज मैं जितने लोगों से बात कर रही हूं तो आप सोचिए हर शहर में हाउसफुल है। आप सही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2 ही तरह के लोग होंगे, एक जिन्होंने धुरंधर देखी, एक जो जिन्होंने धुरंधर नहीं देखी।
और वही होने वाला है। तो आप सोचिए जी उस इकोसिस्टम ने अपना काम शुरू कर दिया है, प्रोपेगेंडाधारी फिल्म बताना शुरू कर दिया है धुरंधर 2 को। मैम, कृपया उन लोग का भी ध्यान रखें जो धुरंधर 1 को बेहतर बता रहे हैं और धुरंधर 2 का कह रहे हैं नहीं उतना मजा नहीं आया। कृपया उन लोग पर भी ध्यान रखें, क्योंकि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये आपका जीवित एक्सपीरियंस है जो आपको दिखाया जा रहा है और आपको कुछ समझाया जा रहा है। बहुत एंटरटेनिंग फॉर्मेट में समझाया जा रहा है। और इस विधा के हिंदू धनी रहे हैं। रामायण, महाभारत, तमाम पुराण, सारी कथाएं, जातक कथाएं, हितोपदेश की कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं। पंचतंत्र की कथा शुरू कहाँ से होती है? राजा के बच्चे थे, उनको एक ऋषि आते हैं और कथाओं के माध्यम से राज कैसे करना है ये सिखाते हैं। तो इस विधा के आप सदैव धनी रहें। और हमारे यहाँ करुणा रस, विभत्स रस जो फिल्म में वॉयलेंस दिखाया जा रहा है, वो हमारे पूरे नाट्य शास्त्र में एक रस है। तो इस फिल्म में वही है। अगर किसी फिल्म के सारे पैरामीटर, हास्य रस है, यह रस है, वह रस है, 10 तरीके के रस हैं, वो सारे इस फिल्म में हैं। तो इस विधा के आप सदैव धनी रहे हैं, बिल्कुल अपोलोजेटिक होने की आवश्यकता नहीं है। और जितने सेकुलर हैं, जितना रो रहे हैं, ये तो प्रसन्नता का कारण है। 9 दिन, अगले 9 दिन आप हंसिए, खिलखिलाइए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और इन लोगों का दुख देख के और हंसिए। इनका दुख देख के दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इनको एक पैसे का मुंह इन सेकुलर्स के साथ में और इन एंटी भारत वालों के साथ में, जो यह कहे कि धुरंधर 1 बेहतर थी, धुरंधर 2 बेहतर नहीं थी। आप धुरंधर 1 सिर्फ और सिर्फ एक नींव बनाई गई थी ये बताने के लिए कि आपने जो जिया है और आप जो शांति से, सुख से, आसानी से घर में बैठे हैं, उसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं। फिल्म नहीं है, मात्र फिल्म नहीं है, मोस्ट एंटरटेनिंग फॉर्मेट में आपको बहुत कुछ समझाया जा रहा है समझने के लिए। और मैं बताऊं, कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं यार बच्चे को भी दिखाई देते, 18 साल के नीचे है, लेकिन क्या है, अपशब्द इस्तेमाल है फिल्म में, थोड़ा वायलेंस ज्यादा है, तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चों को इससे बचा ले। लेकिन ये फिल्म इंपॉर्टेंट है, ये वो हर माँ बाप समझ रहा है कि ये फिल्म अपने बच्चों को भी दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का लिविंग एक्सपीरियंस है। प्लस एक आखिरी बात, पहली फिल्म के शुरुआत में एक डायलॉग अधूरा रह गया था, वो इस फिल्म में पूरा कर दिया गया है, भारत माता की जय। वो कैसे पूरा हुआ है, वो जब आप देखेंगे, अरे वो मतलब व्हाट अ रिवेंज। वहां पे फिल्म का जो टाइटल है एंड में, धुरंधर द रिवेंज, तब आपका समझ में आता कि ये था असली। जी, आप कह रहे हैं ना कि इस फिल्म में वायलेंस है, मैं कहती हूँ फिल्म में वायलेंस नहीं है। क्यों? हम जो 2014 से पहले इस देश में 1993 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई ने देखे, वो वायलेंस नहीं था। हमने 26/11 देखा, 3 दिन तक मुंबई जलती रही, हमारे देश के नेता कपड़े बदलने में लगे रहे, हमारे कमांडोज 8 घंटे देरी से मुंबई पहुंचते जहां उनको 1 घंटे में पहुंचना चाहिए था। किसकी वजह से? किसने उस वक्त पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया? तो वो वायलेंस नहीं था, वो वायलेंस तो हमने झेला है, ये तो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जब बदला लिया जाता है तो डबल होता है, ट्रिपल होता है। हमने जो झेला है इस देश में रहकर, और उस वक्त तो हमारे नेताओं ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी कि नहीं पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं, और 6 महीने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह अंतरराष्ट्रीय जमात के सामने कहते हैं कि जिस आतंकवाद के हम लोग विक्टिम है वो तो पाकिस्तान भी झेल रहा है। तो आप सोचिए कि कैसे उसको उस घटना को भी जस्टिफाई किया गया। इतना बड़ा हमला था 26/11 कि उस धुरंधर 1 में वो सीन जब दिखाया जाता है तो बाद में मैंने सुना कि किस तरह से जो किरदार, हिंदुस्तानी एक्टर ही जो किरदार निभा रहे थे, उस सीक्वेंस को टीवी पर लाइव देखे, क्योंकि जो हुआ था वही दिखाया गया था, तो उसको देखकर वो बाद में रोए कि हमने क्या झेला था। तो इसलिए जब रिवेंज होता है जो ले रहा है रणबीर सिंह, तो वो रिवेंज तो आपको डबल ट्रिपल ही दिखेगा ना। इसलिए मैं उसको वायलेंस नहीं मानती, जो उन्होंने हमारे साथ किया था हमने वही तो उसमें दिखाया। और फिर मैम सबसे शायद, जी हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? बस एक लाइन, शायद यही भाव है जो आपने बताया कि उन एक्टर्स ने वो सीन देखे, वो इमोशन आया, इसीलिए अर्जुन रामपाल जैसा आदमी भी जो मॉडल था, उसने भी शानदार अभिनय किया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और दूसरा एक चीज और है कि इस फिल्म में, जैसे आपने कहा ना कि धुरंधर 1 ठीक थी, धुरंधर 2 ज्यादा है, क्योंकि धुरंधर 2 में तो पोल पट्टी खुल रही है इस देश के अंदर बैठे पाक प्रेमियों की। पूरी पोल पट्टी तो उन्हीं की खुल रही है कि कैसे, क्यों नोटबंदी से परेशानी थी, कैसे स्मगलिंग होती थी, क्या होता है नेपाल बॉर्डर पर, कैसे आईएसआई काम करता है, कैसे इस देश के अंदर बैठे लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं, कैसे यहां से ड्रग्स जा रहे, ये सारी पोल पट्टी तो खुली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो अननोन गनमैन करते हैं, उन घटनाओं को तो हमने कितनी बार डिस्कस किया है पिछले 3-4 साल में,
कि Yes. कैसे वहां पर कभी ये टपक गया, कभी वो आतंकवादी टपक गया, वो आतंकवादी टपक गए जिनको की सद्भावना मिशन के तहत मनमोहन सरकार ने जम्मू की जेलों से रिहा करवाया था। और उससे सद्भावना पहले मैहूना फिल्म बनाई थी उसका नैरेटिव सेट करने के लिए, शाहरुख खान से मैहूना फिल्म बनवाई थी, और उसके बाद में 2-3 साल बाद ये पाकिस्तान के आतंकवादी छोड़े गए थे। ये था इन लोग का सेकुलरिज्म और बॉलीवुड जी। तो उसकी पूरी की पूरी धज्जियां उड़ गई हैं, तो इसीलिए दर्द हो रहा है ना। और मैं अगर ज्यादा बात करूंगी तो पता नहीं मैं पूरी कहानी ना बता दूं, इसलिए हम लोग अपने इस जी। प्रोग्राम को यहीं पे ब्रेक लगाएंगे। लेकिन अपने दर्शकों से ये जरूर कहेंगे कि इस फिल्म को देखिए, और जब कोई कहता है कि धुरंधर 1 ठीक थी, धुरंधर 2, तो आप समझ जाइए कि धुरंधर 2 खराब क्यों लग रही है, क्योंकि पोल पट्टी इन्हीं की खुल रही है, उस इकोसिस्टम की खुल रही है। कैसे पैसे लेकर इस देश में एनजीओ चलाए जाते हैं, कैसे वो हमारी ही सरकार के खिलाफ, हमारे ही देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। वो आस्तीन के सांप हमारे बीच आज भी बैठे हुए हैं, इसीलिए वीडियो बना बनाकर आपको बता रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, हकीकत को बयां करने वाली फिल्म है। डॉट्स को कनेक्ट कीजिएगा, आपको खुद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये फिल्म कितनी हकीकत से जुड़ी हुई है। आपने समय निकाला संदीप जी, इस विषय पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की, और बिल्कुल सही किया आपने कि स्पॉइलर नहीं बताए। बड़े साहब कौन है खुद जाकर देखिए, और उनका बड़ा बुरा हाल किसने किया है ये भी वहां जाकर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।